नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल फिजिक्स, जनरल जो साइंस है, तो उसमें जो टॉप 10 जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जनरली दोस्तों जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में न्यूमेरिकल उतना होते नहीं हैं। तो हम टॉप 10 यहाँ पर एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, जो सेप्टेम्बर 10 में जो हमने दिया था। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आए थे, तो उसी आधार पर हम एक तरह से मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आए हैं। आपको यहाँ 10 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसमें आप साथ ही साथ हम सारे काफ़ी कंसेप्ट भी फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज आज 12 जनवरी है, तो 11 जनवरी को DRDO का जो लास्ट डेट जो है ख़त्म हो चुका है एक्सटेंड होने के बाद भी। और अगर किसी तरह का आपका फॉर्म में अगर त्रुटि है या कोई एरर है या गलती से मिस्टेक से आपने फिल कर दिया है कुछ गलत, जो नहीं भरना चाहिए था, जो नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, जैसे लाइव प्रेफरेंस डिटेल हो गया, तो वो सबको अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो वो जो विंडो है आपको कब ओपनिंग होने वाला है, तो आपका जो ओपनिंग होने वाला है यहाँ पर 14 जनवरी से 14/1/26 से आपको ओपनिंग होगा। ये आपको 16/01/26 तक चलेगा। मतलब 2 दिन आपको टाइम दिया गया है करेक्शन के लिए। अगर आपको किसी तरह के लग रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमने गलती कर दिया है, तो आप 14 से लॉगिन करके करेक्शन जो विंडो है वो आपको 14 से अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को, और अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल हमारा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू बी फॉर्मेड। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दो हमारा यहाँ पर चीज़ें होती है। तो एक तरफ लिखते हैं हम दर्पण को, लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दर्पण को लिख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा दर्पण हो गया, जिसे कहा जाता है मिरर कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। इस तरफ हम लेंस को लिखेंगे, ये लेंस हो गया। तो इसमें क्या होता है, फार्मूला के बारे में पहले देखेंगे कि जो पहले क्या होती है कि जो फार्मूला होती है यहाँ पर VU और F, ये तीनों में रिलेशन अगर दर्पण में बात करते हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। 1/F बराबर क्या होता है, 1/V प्लस 1/U होता है। ये हमारा दर्पण में हो गया है। यही लेंस की बात करते हैं तो 1/F बराबर क्या होता है, 1/V माइनस 1/U हो जाता है। ये हमारा हो गया लेंस में। और ये बात करते हैं इसमें आवर्धन की बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं M बराबर। तो चूँकि यहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ प्लस से जब स्टार्ट हुआ है तो ये अब क्या होगा, ये माइनस में आएगा। मतलब -V/, क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। वही बात करते हैं लेंस की बात करते हैं, तो लेंस में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से, यहाँ चूँकि माइनस से स्टार्ट हुआ है, ये देख सकते हैं माइनस से है, तो यहाँ जो क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पर हमारा जो आवर्धन होने वाला है +V/U होने हो जाएगा। या इसी को अगर हाइट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो H2 में ले लिए, और जो हमारा इमेज का जो हाइट H2 ले लिए, और हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट को H1 ले लिए, तो H2/H1 हमारा ये भी मैग्नीफिकेशन को बताता है। साथ ही साथ इधर अगर देखते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, H2/H1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है दर्पण और लेंस में। और भी कंसेप्ट इसमें है कि जो वस्तु की जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब यू जो होती है ना, ऑलवेज क्या इसको नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, वो दर्पण रहे या लेंस रहे, दोनों सेम कंडीशन होता है दोनों का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो फोकल लेंथ मतलब ये हमारा क्या दिया है, चूँकि कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में हमारा क्या होगा, फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। वही अगर कनकेव लेंस रहता तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर फोकस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं कितना है, फोकस को 10 लिखा गया था, यहाँ +10 ले लेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, 10 हो गया फोकल लेंस। वही बात करते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यू की वैल्यू, तो 30 हो गया माइनस, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है। अब हम फार्मूला लगाएंगे कन्वेक्स लेंस वाला। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर होता है 1/V और माइनस 1/U। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, हमारा क्या हो गया, 1/10 हो गया बराबर 1/V हमको निकालना है, तो यहाँ रख दिए। और माइनस में क्या हो जाएगा, -30, तो यहाँ हो जाएगा 1/-30। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमारा 1/10 हमारा यहाँ हो गया, ये वाला पोर्शन को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 1/V हो गया। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, कितना, 30 एलसीएम ले लिए,
तो ये हमारा कितना हो गया 10 या 30, ये हमारा आ गया 3 माइनस ये हमारा हो गया 1 बराबर हो गया 2/30 बराबर हो गया 1/15 बराबर क्या हो गया ये भी हो गया, मतलब 1/v हो गया, मतलब v के जो वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि जो दर्पण होता है उसमें आवर्धन क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन आवर्धन -v/u होता है। तो यहाँ पर जो कि दर्पण है तो दर्पण का आवर्धन हम यहाँ -v/u होता है, तो यहाँ लिखेंगे m बराबर क्या हो गया -v/u। यहाँ क्या है कि वक्रता त्रिज्या दे दिया है, मतलब r की वैल्यू दे दिया है, तो r की वैल्यू दे दिया है तो r बराबर क्या होता है f/2 होता है, r बराबर 2f होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या होती है जो फोकस का दुगना होता है, या फोकस होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कहने का मतलब है कि r बराबर 2f, यहाँ लिखेंगे r बराबर कितना हो जाएगा 2f बराबर जो वैल्यू दे दिया 5 दे दिया है, तो इसका मतलब जो f की वैल्यू हमको मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा। यहाँ एक हमारा हो गया। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, मतलब u बराबर -10 भी दे दिया है, तो यहाँ पर हमको भी निकाल लेंगे तो हमारा आवर्धन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दर्पण का सूत्र का यूज करेंगे और भी को निकालेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ लगाते हैं दर्पण के सूत्र को। तो दर्पण के सूत्र क्या होता है, पॉजिटिव में होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो 1/f, तो 1/f की वैल्यू कितना हो गया 1/5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया इक्वल टू 1/v। तो 1/v हो गया प्लस 1/u, मतलब 1 - 1/10। अभी क्या इस पोर्शन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 हो गया 5, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर हो गया 1/v। इसको 10 को एलसीएम ले लेंगे तो 5 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5/10 बराबर हो गया जाके 1/v। मतलब जो हमारा जो v के जो वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा जाके v बराबर ये हमारा 2 मिल जाएगा। तो कहने का यहाँ मतलब होगा कि आवर्धन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों है कि समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का नेट प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले कंसेप्ट देखिए कि यहाँ पर एक तो सीरीज में होती है, एक सीरीज में होती है, श्रेणी में होती है, एक पैरेलल में होता है। कहने का मतलब हुआ कि हम जो अरेंज करते हैं प्रतिरोध को दो क्रम में करते हैं, एक तो पैरेलल में सीरीज में कर दिए, सीरीज करने का मतलब है कि इस एंड को या फिर दूसरा यहाँ किए, यहाँ पर हम करेंगे प्रतिरोध को, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, ऐसे ये हो गया एक तरह से सीरीज में हो गया। पैरेलल की बात करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे हमारा हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे हो गया, या फिर यहाँ पर क्या हो गया ऐसे हो गया। मतलब कहने का मतलब कि इसका दो ही पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग एक एंड। यहाँ क्या है कि पॉइंट चेंज हो रहा है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो ये हमारा सीरीज में होता है। तो सीरीज में अगर प्रतिरोध को निकालना है आर को, तो हमारा हो जाता है यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह निकलता है इक्विवेलेंट प्रतिरोध EQ निकालने के लिए। वही बात करते हैं अगर पैरेलल की बात करते हैं कि REQ निकालना हो तो यहाँ निकलते हैं 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN, जितना होगा उतना, ऐसे 1/, करके उल्टा करके जोड़ते हैं प्रतिरोध को। लेकिन हम ये तो हमारा ये सीरीज में रहेगा तो सिंपल ऐड कर देंगे, पैरेलल में ऐसे करके कर लेंगे, लेकिन इसका ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमारा जो दो प्रतिरोध है 10 ओम और 40 ओम दोनों क्या है समानांतर क्रम में है। तो यहाँ समानांतर क्रम में है तो मतलब ये है कि हमारा कुछ इस तरह होने वाला है। तो दो प्रतिरोध यहाँ पर ले लिए, जैसे कहने का मतलब है कि इस तरह हो सकता है, ऐसे हमारा होगा, और ये हमारा क्या होगा ये इस तरह होगा। तो इसका जो प्रतिरोध 10 दे दिया है, इसका क्या दे दिया है 40 दे दिया है। तो अगर इसको निकालना हो तो एक तरीका तो ये हमारी आंसर हो गया, जो ऐसे फार्मूला के यूज करके निकाल लेंगे। लेकिन डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर एक दोनों को गुना कर देंगे, 10 गुने 40, ऊपर गुना करेंगे नीचे जोड़ देंगे 10 प्लस 40, तो हो गया 400 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 50, ये हो गया 0 5 8 40, मतलब इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर। या इसको और भी तरीका से बना सकते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपको ढेर सारा प्रतिरोध समानांतर में है तो उसको गुना करना जो ना आसान नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि एलसीएम वाला सिस्टम लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ यहाँ 10 और 40 के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा तो 10 40 के एलसीएम यहाँ हो जाएगा 40, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 40 डिवाइडेड बाई, फिर डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड 40 में डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 को 40 प्लस 40 से डिवाइड करेंगे 40 में तो 1, तो हो गया 40/5 बराबर कितना हो गया 8, तो इससे भी हमारा 8 आ गया। तो ऐसे करके हम प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है
जो 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इस कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक टोस्टर और पावर कितना इतना है, ऑपरेटर वोल्टेज इतना, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 3 फार्मूला होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 4 फार्मूला के बारे में करेंगे कि जो पावर होती है पी बराबर क्या क्या होती है। तो पी बराबर एक तो पहला होता है वी आई होता है, या पी एक्स वायर होता है, ये बराबर क्या होता है वी एक्स वायर बटे आर होता है, या क्या होता है आई एक्स वायर इंटू आर होता है। उसी तरह अगर ऊर्जा निकालना हो, मतलब एनर्जी क्यू निकालना हो या ई निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई एक्स वायर इंटू आर टी होता है। ये हमारा क्या होता है टी इज द टाइम होता है, आर रेजिस्टेंस हो गया, और आई हमारा करंट होता है। तो ये जो फार्मूला होता है क्या होता है आई एक्स वायर आर इंटू टी, एक फार्मूला ये हो गया। हमारा ये पावर के लिए 3 फार्मूला पी और वी आई, वी एक्स वायर बटे आर और आई एक्स वायर इंटू आर होता है। तो इसी फार्मूला के यूज करके हम निकालेंगे कि इस कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमको यहाँ चूँकि क्या दिया है, पावर दिया है ये 2200, अब वोल्टेज दिया है, मतलब हमें आर निकालना है, मतलब इस फार्मूला के यूज करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हमको चूँकि पता है कि पी बराबर क्या होता है वी एक्स वायर बटे आर होता है, तो इसी फार्मूला के हम यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा पी कितना दिया हुआ 2200 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर वी एक्स वायर मतलब 220 गुने 220 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर हमारा 2 0 से 2 0 कट गया, अब हमारा क्या बचा 22 वी से कट गया। तो हमारा जो आर की जो वैल्यू बचने वाला है कुल मिला के यहाँ देख सकते हैं कि क्या बचने वाला है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आर बराबर 22 हो गया, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध में यदि 5 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन डीआरडीओ सेप्टेम्बर में पूछे गए थे। जो 10 क्वेश्चन जो लेकर आए हैं टोटली एक तरह से इसमें डीआरडीओ बेस्ट है दोस्तों, इस पर फोकस कीजिए, इससे रिलेटेड फार्मूला को याद रखिए। आपको इस बेसिस पर ही इस तरह के ही पैटर्न का ही न्यूमेरिकल आने वाला है, क्योंकि 40 टोटल क्या है साइंस है, तो इसमें 10 से 12 तो येली न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम के प्रतिरोध और 5 एम्पीयर की धारा है और टाइम भी दे दिया है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो गया क्यू बराबर या ई बराबर, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किए से आई एक्स वायर इंटू आर टी, तो इसी का यूज करेंगे। तो आई की वैल्यू कितना हो गया 10 एम्पियर, तो 10 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, और टी की वैल्यू कितना 5 हो गया। इसको सेकंड में लेना है तो इसको 60 से गुना कर दिए, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 10 दाएँ 100 अगुने 10 अगुने 5 25 300। तो कहने का मतलब कितना हो गया है हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा जो आई की जो वैल्यू करंट की जो वैल्यू कितना 5 है, तो यहाँ हम 10 ले लिए हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। ये इसको इरेज करते हैं, मिस्टेक हो गई थी। तो ये जो हमारा आई के जो वैल्यू है करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो 5 के एक्सपायर करेंगे ना, आर की वैल्यू कितना है 10 ओम है, तो ये हो गया, और टी हमारा ये हो गया। तो ये जो हमारा जो वैल्यू हो गया कितना हो गया ये, तो 25 हो गया, ये 25 गुने 10 हो गया और 30, तो इस 25 में 3 से गुना किया तो 75, और 75 पे कितना हो गया 30, तो ये हमारा इतना जूल हो गया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी यदि उसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और उस माध्यम में ध्वनि की चाल कितना है 380 मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या यहाँ निकालना है कि ध्वनि में तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। तो जो फार्मूला होती है वी बराबर क्या होती है एन इंटू लेमडा होती है। एन का हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, लेमडा हमारा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ हो गया, वी द वेलोसिटी हो गया। उसी प्रकार अगर थी हमारा वो चलते हैं आइंस्टीन फार्मूला में चलते हैं टी वी बराबर एच इंटू न्यू होता है, या न्यू ही क्या है एक तरह से ये हमारा एन ही आवृत्ति ही है। तो इसी तरह यहाँ पर फार्मूला में रखते हैं, जब न्यू की जगह पर रखेंगे तो ये जो वैल्यू मिल जाएगा ई बराबर एच प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.6 गुने 10⁻⁴ कितना हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो यहाँ पर अगर न्यू की जगह पर मतलब आवृत्ति की जगह पर रखा जाए तो ये हो जाएगा वी बटे लेमडा, तो मतलब हो गया एच वी बटे हमारा लेमडा हो गया ई बराबर। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी का यूज करके हम यहाँ पर निकालेंगे कि इसकी क्या तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ पर भी की वैल्यू 380 रख दिए बराबर एन की वैल्यू हमें दिया हुआ है 840 दिया हुआ है इंटू लेमडा। तो लेमडा वाला कितना हो गया, तो लेमडा इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 840, 0 कट गया, तो ये हो गया 19 दूनी 38 डिवाइडेड बाई 2 चौक 42 दूनी 84। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 19/42 को डेसिमल में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.452, ये हमारा वेवलेंथ मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
सेप्टेम्बर 10 का हूबहू क्वेश्चन एक तरह से एकदम सेम पैटर्न का आया था कि दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर एक लड़का ताली बजाता है तो पहली प्रतिध्वनि 2 सेकंड बाद और दूसरी प्रतिध्वनि 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि हवा में ध्वनि की जो चाल है 320 मीटर पर सेकंड है तो दो पहाड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं क्या कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा दो क्या है, माउंटेन है, ठीक है, दो माउंटेन हो गया, इसके बीच में कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का हो गया खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, एक लड़का ताली बजाता है तो ये जो प्रतिध्वनि इक्को है यहाँ से गया और ये क्या हो गया, रिटर्न होकर इसको कितना सेकंड में सुनाई दिया, मान लिया कि पहला ये हमारा 2 सेकंड में सुनाई दे दिया, ठीक है, 2 सेकंड में सुनाई दिया। दूसरा ध्वनि गया यहाँ से, ये लड़का है यहाँ से बजाया, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया और इसको 4 सेकंड बाद सुनाई दिया, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि ये दोनों पहाड़ है ना, तो इस पहाड़ के बीच के दूरी हमको पता करना है, ये वाला डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो हमारा जो भी बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेंगेंट वाला चीज़ हो गया, लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा जो दूरी बराबर फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, सिंपल फार्मूला। तो अगर हम इसको ये वाला फार्मूला लगाते हैं दूरी का, ये 4 सेकंड के लिए हमारा चाल दे दिया 320 दे दिया, टाइम हो गया 4 सेकंड। तो जब इसको डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारा डबल दूरी काउंट होगा, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से आ जाएगा, तो ये हमारा डबल दूरी काउंट हो जाएगा। उसी तरह जब 2 सेकंड का यूज करके निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा, इसी पर वापस आ जाएगा, तो 2 सेकंड के लिए वो दुगना दूरी तय कर रहा है। मतलब हमें अगर एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है तो हमें दोनों में डिस्टेंस निकाल कर दो से डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस को पता करते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, भी इंटू टी, मतलब भी कितना 320 है, तो 320 गुने टी, पहला सेकंड 2 जाता है तो यहाँ से ही जाएगा और यहाँ वापस आ जाएगा, तो दुगना दूरी तय किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस फिर क्या है कि 320 से ही जाएगा ध्वनि और 4 सेकंड ले रहा है, मतलब 4 सेकंड यहाँ से जाने और आने में ले रहा है, मतलब 2 से डिवाइड इसको भी करेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक्चुअल डिस्टेंस पता हो जाएगा कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये हो गया 320 हो गया, प्लस ये हो गया 2 दूनी 4 32 दूनी 64, तो कुल मिला के कितना हो गया, 4 2 6 और हमारा 6 3 9 960 मीटर दो पहाड़ों का डिस्टेंस है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि बोला यदि किसी कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल अवधि का 0.04 सेकंड है तो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो उत्पन्न ध्वनि की हमें आवृत्ति निकालनी है, मतलब एन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ रिलेशन होता है कि हमारा एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। मतलब जो आवृत्ति होती है जो तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है, या कहें कि जो हमारा यहाँ पर जो आवृत्ति होती है जो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, या कहें कि टाइम पीरियड होता है जो आवृत्ति के उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो हम यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना, मतलब एन निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, मतलब 0.04। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ काटे करेंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा बटे 4 नीचे, तो ये हो जाएगा 25 को 100। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ है, यदि किसी अल्कोहल का तापमान कितना 76 डिग्री सी है तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा। तो कन्वर्जन के लिए भी दोस्तों देता है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा 2 कन्वर्जन होता है, एक तो होता है कि डिग्री सी को कन्वर्ट करना हो किस में, केल्विन में कन्वर्ट करना हो। तो इसमें कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं, डिग्री सी में क्या कहते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सी को हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा डिग्री में दिया उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर डिग्री सी में दिया उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, C/5 बराबर F-32 बटे क्या होता है 9 होता है। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि अगर वो डिग्री सी में दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, एफ में कन्वर्ट करना है, तो C/5 बराबर F-32/9 का यूज करके हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सी में क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। ऐसे 273.15 होता है, जो करेक्ट जो वैल्यू होता है 273.15 होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा दिया नहीं ऑप्शन, इसीलिए इसको यूज नहीं करेंगे 15 का। जब 15 के फॉर्म में दे 16 के तब यहाँ पर करेक्ट वैल्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 7 203, तो हमारा 349 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उस वस्तु के द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है।
तो हमें क्या निकालना है, उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना, मतलब मास निकालना है, जबकि उसका पृथ्वी पर मास कितना 196 न्यूटन है। तो हमारा डब्ल्यू क्या होता है, mg होता है। तो डब्ल्यू क्या होगा, वेट हो गया, एम ये मास हो गया, जी हमारा ग्रेविटी का हो गया। जी के जो वैल्यू होता है 9.8 हमारा जनरली लेते हैं। ये हमारा जो एक त्वरण होता है जो मीटर प्रति सेकंड अनुसार इसकी यूनिट होती है। तो हमें यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू दे दिया है 196 न्यूटन दे दिया है, हमको एम की वैल्यू निकालना है और जी की वैल्यू 9.8 होता है या 9.81 लेते हैं। तो यहाँ पर एम कितना हो जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 1, 9 18 19, मतलब हो जाएगा 20 के आसपास, 20 हमारा केजी हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा DRDO में एक तरह से सेप्टेम्बर 11 में पूछे CBT 1 के लिए, जो SST भी हैं या टेक्नीशियन हैं उनके लिए फिजिक्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।